जिंदाबाद दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं जिंदाबाद न्यूज़। और आज हमारे साथ है क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी। इनसे कुछ सवाल करेंगे जो लोकसभा में हुआ है उस बारे में। तो राजपूत जी, जैसा कि आपको पता है, दानिश अली को बहुत ज़्यादा कुछ कहा गया, उनका टेररिस्ट है। ये बीजेपी के एमपी बिदुड़ी जी ने कहा गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि वह क्या इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं उन पे? कौन टेररिस्ट है? कह रहे हैं कि वो दानिश अली टेररिस्ट है, लोकसभा के अंदर कह रहे हैं वो। ये कौन है? क्या ईडी है, सीडी है? कौन है? जांच एजेंसी है क्या? रमेश बिधूड़ी जो किसी को भी धमकी दे देगा कि भाई ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। इन्होंने तो एक ऐसा कर रखा है, चुनाव आ रहा है 2024 का चुनाव क्या आ रहा है, पूरे देश में मजाक बना दिया है इन्होंने। समझे? कहीं भी पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है। और अब स्थिति यही है कि पिछले 9 साल के बाद जो मॉब लिंचिंग रोड पर होती थी, गली में होती थी, गांव में होती थी, ये मॉब लिंचिंग ये कहाँ आ गई है? मॉब लिंचिंग अभी संसद भवन में मॉब लिंचिंग आई है। पहला संसद सत्र इस नए लोकसभा सदन में हुआ और इसमें पहली बार में देखिए क्या संस्कार है भाजपा के कि एक सांसद दूसरे सांसद को जाति सूचक धर्म और मजहब को टारगेट करके गालियां देता है, उन्हें देशद्रोही, आतंकवादी और कटुआ और पता नहीं मुल्ला उल्ला पता नहीं क्या क्या बोलता है। तो ऐसे लोगों को कौन भेजता है? इनको भेजा जाता है संसद में लोगों की मूलभूत जन सुविधाएं के लिए लड़े, उनकी बात करें, उनके लिए ये सब जुटाएं, मगर उसको तो नहीं। मगर ये शुरू से ही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात पात और कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद, कहीं शव यात्रा शोभा यात्रा, कहीं कलेश यात्रा कलश यात्रा, और यही नहीं पे लगी है। आजकल पाखंडवाद का इतना बड़ा मंत्र देते हैं ताकि कोई ये ना सोचे, इनसे पूछ ना दे कि शिक्षा पे आपने काम क्या करा भारतीय जनता पार्टी से, स्वास्थ्य पे आपने काम क्या करा, रोजगार पे आपने काम क्या करा, कोई ये ना पूछ ले इनसे। समझे? आज पूरे देश के अंदर ये बता नहीं सकते कि महंगाई क्यों इतनी चरम सीमा पे, देश का रुपया क्यों जीरो होता जा रहा है, क्यों बांग्लादेश के टके रुपए से भी डाउन हो रहा है हमारा रुपया। ये सोचने की जरूरत है। हमारे देश की टीआरपी खत्म हो रही है, युवा बेरोजगार है, और तो और बड़े बड़े जगह स्कूलों में या कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो डिग्रियां भी ला रहे हैं कॉलेजों से, उनको नौकरी मुहैया नहीं है। वो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, युवा बच्चे, उनको नौकरियां नहीं है। और ये सरकार बार बार कहती है पकौड़े लगाओ, ये लगाओ। इतनी स्थितियां खराब हैं कि आप मुझे बताओ। और इन्होंने कहा संसद भवन में किसके लिए भेजा है ना रमेश बुधिली को? है इसलिए भेजा कि ये लोगों के लिए अधिकारों की बात करें, है पिछड़ों के रोजगार की बात करें, पिछड़े दलितों शोषितों वंचितों की आवाज उठाए, और उन्हीं के अधिकारों को ये खत्म कराना चाहते हैं। मगर उनके अधिकारों को खत्म कैसे करा देंगे? ये देश की जनता सब जान रही है। ये पिछड़े वर्ग का सांसद होके और महिला आरक्षण बिल जो पेश हो रहा था उसके लिए पिछड़े वर्ग और दलित शोषित वंचित आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आरक्षण चाहते थे उसमें। इस महिला आरक्षण में सबका भी आरक्षण हो कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ऐसा होना चाहिए था। और इस बिल को जो महिला आरक्षण बिल भेजा है इसमें दलितों और या अल्पसंख्यकों या पिछड़ों की कोई भागीदारी ना हो, इस बिल को दबाने के लिए इसमें हिंदू मुसलमान करवाया गया। ऐसे हिंदू मुसलमान से देश आगे नहीं बढ़ेगा। और देख रहे हैं 9 साल से देश में क्या हो रहा है। देश में रोजगार खत्म हो गए हैं, शिक्षा के केंद्र खत्म होते जा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप पड़ी हैं, और तो और रोजगार की स्थिति तो बहुत बुरी है इस देश के अंदर। और महंगाई सब देख रहे हैं, जब से आए चौगनी महंगाई कर दी है, बुरी हालत है इस देश की। हर बात इनकी विश्व स्तर की होती है, मगर देश में राष्ट्रीय स्तर को छोड़िए जमीनी स्तर पर पूछिए, इन्होंने कुछ काम नहीं करा। लोगों को डराने का काम करा। और जब से आए तो तथाकथित हिंदू खतरे में। अरे जब से आए जब से हिंदू खतरे में। तो ये क्या 2024 में इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम करके इस बार सरकार लाएंगे क्या, हिंदू राष्ट्र बना के? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम पे ये राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई विकास नहीं करा। ये विकास दर नहीं बता सकते, अपने विकास कार्य जनता के बीच में ले जा नहीं सकते, तो इन्होंने जनता के लिए कुछ काम नहीं करा है। जनता परेशान कर दी है इन्होंने 9 सालों में। बहन बेटियों की इज्जत लूटी है इन्होंने, इनकी सरकारों ने निर्वस्त्र करके भारत माता को नंगा किया है मणिपुर में। और ये कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, ये महिलाओं को आरक्षण देंगे जो बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर घुमाते हो। और जो महिला जो मेडलिस्ट खिलाड़ी थी, जो स्वर्ण पदक लाती हो, उनको उनका साथ शोषण करेंगे ये लोग। उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, उन्हें रोड पे आना पड़ेगा, उनको लट मारेंगे। तो ये क्या महिलाओं को आरक्षण देंगे? ये देंगे उसी महिला का आरक्षण की जरूरत है जो शोषित है, वंचित है, गरीब है। समझे? उस महिला की जरूरत है। और एक ऐसी महिला की जरूरत है इस भारत को आरक्षण की
है जो रोड पर बैठ के भुट्टा भूनती है। गरीब होने के बाद लोग घरों में चौका बर्तन करने जाती है, समझे। 7-7 माले पे ईंट गाला ढोती है पेट से होने के बाद भी। और उसके बाद गांव में जाओ जो घास काटती है, समझे नहीं, और जो गोबर उठाती है, ऐसी महिला को आरक्षण की जरूरत है इस देश के अंदर। दूसरे नंबर जो जंगलों में गाँव में और जो भेड़ बकरी चलाती है, भैंस चलाती है, उस महिला को आरक्षण की जरूरत है। जब तक इसका कोटा नहीं होगा, जब तक इसके अधिकार नहीं मिलेंगे, क्योंकि आरक्षण उन्हीं को दिया जाता है जो शोषित वंचित हों, मगर ये आरक्षण नहीं दे सकते। ये जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये जो उन्हें सम्मान नहीं दे सकता, तो ये क्या महिला आरक्षण को देंगे। जब देश की प्रथम महिला है, देश की पहली नागरिक महिला है जो है राष्ट्रपति है, तो उनको जब ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुला सकते। पहला संसद भवन का सत्र बुलाया गया इस नए संसद भवन का, उसमें इसको नहीं बुलाया गया, इनको है महामहिम राष्ट्रपति को। और किसको बुलाया? कंगना रनावत को, और एक और जो हीरोइन थी। मतलब हीरोइनों को बुलाएंगे, ऐसी महिलाओं को आरक्षण देंगे जो डिस्को में, पब में, इनमें बाहर में जो डिस्को डांस करती हैं, समझे नहीं, उनको क्रीम पाउडर लिपिट लगा के जो घूमती हैं, जो हुक्का बाहर में घूमती हैं, ऐसी महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हो आप। और आरक्षण मिलना चाहिए शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय की बहन बेटियों को। जब तक इनकी भागीदारी नहीं है तब तक ये आरक्षण एक मजाक है। महिला आरक्षण एक मजाक है जो सरकार नहीं देना चाहती। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण काफी नहीं है क्या? अरे 33% तो इसमें देखो ना, जिसको आरक्षण की जरूरत है उसे दोगे ना आप। भाई दलित, शोषित, वंचित, अगड़ी, पिछड़ी जो महिला है उनको कौन आरक्षण देगा? अल्पसंख्यक महिला है उनको कौन आरक्षण देगा? कौन आएंगी? जितने ये सांसद है इन्हीं की बहन बेटियां आ जाएंगी, उन्हीं को आरक्षण मिल जाएगा। गरीब को कहाँ से मिलेगा? मैं कहा जो बर्तन मांजती है घरों में उसके बच्चों को कहाँ से महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? तो आपको क्या लगता है 2024 में यूपी में बीजेपी के सामने अपोनेंट कौन होगा? कौन जीत सकता है? कौन से यूपी में? काय को पूरे देश की बात करो ना। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। अगर ईवीएम मशीन ना रही तो, अगर ईवीएम मशीन का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, ये है ईवीएम का मतलब। बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो पूरे देश के अंदर इनकी 30 सीटें भी नहीं आ सकती भारतीय जनता पार्टी की। और जिस प्रकार से इसने जो रमेश भिदुड़ी ने टारगेट करा एक मुस्लिम सांसद को, ये बहुत गलत किया, क्योंकि इसको तो उकसाने का काम कर रहे हैं। ये इनकी पार्टी में लोग, अगड़ी जाति के लोग इसको उकसाते हैं और पिछड़े समाज के अधिकार छिनवा रहे। ये रमेश भिदुड़ी पिछड़े समाज के अधिकारों का हनन करवा रहा। ये कातिल है पिछड़े समाज के अधिकारों का रमेश भिदुड़ी। और इसको इसकी पार्टी ने अभी क्या दिया तोहफा? इसकी पार्टी ने तोहफा दिया, इसको प्रभारी बनाया राजस्थान में। कहाँ से? टोल विधानसभा से। और टोल विधानसभा का प्रभारी इनको बना के भेजा भिदुड़ी को। वहां से कौन विधायक है? सचिन पायलट। देखिए आपके ही सचिन पायलट, ये खुद गुर्जर समाज से आ रहे और गुर्जर समाज के लोगों की काट करने के लिए इसी रमेश भिदुड़ी को तैयार किया, ताकि वो जो सचिन पायलट है, जो दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों की आवाज उठाते रहे, समझे, उनकी एक तरीके से नुमाइंदगी करते हैं। और एक युवा नेता है, वो आने वाले समय में हो सकता है राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो उनकी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसे पाखंडवादी व्यवस्था का चेला और एक नौकर, अंधविश्वासी आदमी को भेजा है, जो गुर्जर समाज के अधिकार, गुर्जर समाज का जो टॉप लीडर है, उसको नीचा दिखाने के लिए इसे प्रभारी बनाया है। गुर्जर समाज के हक और अधिकार, पिछड़े समाज के हक और अधिकार का एक कातिल बनता जा रहा है रमेश भिदुड़ी। और पिछड़ा समाज इस बात को समझ चुका है। और अब स्थिति है कि इसने सचिन पायलट के खिलाफ विरोध करने का मन बनाया, सचिन पायलट को हराने का मन बनाया है, गुर्जर समाज के ऐसे एक युवा को गिराने का मन बनाया, जिसके लिए हमेशा इस समाज के लिए, पिछड़ों के लिए सचिन पायलट ने जो आवाज उठाई है, उनको ही हराने के लिए हिंदू हिंदू करने जा रहा है वहाँ। और जो संविधान की बात करते हैं सचिन पायलट, शिक्षा की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, और ये रमेश भिदुड़ी जो हिंदू मुसलमान की बात करता है, समझे, और ये धर्म मजहब की बात पर लड़ता है। मगर देश को बढ़ाना चाहिए तो सचिन पायलट जैसे लोग अच्छे, इनसे बढ़िया है। उनको नीचा दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, कोई नहीं मिला सचिन पायलट की काट में, तो रमेश भिदुड़ी को भेजा ताकि उसको हरवाया जाए, उसको आगे बढ़ने से रोका जाए। क्योंकि ये डरते हैं पाखंडवादी लोग कि संविधान को मानने वाले लोग आगे ना बढ़े, शिक्षा की बात करने वाले आगे ना बढ़े,
विज्ञान को आगे बढ़ाने वाले आगे ना बढ़े, इसीलिए रोकना चाहते हैं अंधविश्वास में ये पिछड़े समाज के लोग पड़े रहे, दलित पड़े रहे, अंधविश्वासी हो जाए और ये शिक्षा ग्रहण ना कर सके, आगे ना बढ़ सके और सिर्फ धर्म का घंटा बजाए और इन पाखंडियों की गुलामी करें, पैर छुए और अपने अधिकार छिनवा लें और ये संविधान को खत्म कराने पर लगे हुए हैं। ये रमेश बिधूड़ी संविधान के लिए घातक है, ये देश के लिए घातक है, पिछड़े समाज के लिए घातक है, भारतीय समाज के लिए घातक है। इसका सभी लोग बहिष्कार करें। भारतवासी जी समझ गए और देशवासी समझ गए, पिछड़े इसका पूरी तरीके से बहिष्कार करें इस व्यक्ति का जो ये धर्म के पाखंड के नाम पे इस देश की तरक्की को रोकना चाहते हैं। जिंदाबाद था भारत। आखिरी में आप कुछ अपने शायरी में कुछ बोलना चाहेंगे जो आप हमेशा बोलते हैं? अब मैं क्या बोलूं उसकी शायरी के बारे में, इतना ही कह सकता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खुली खंजर देख भी लिया। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।